दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। एक अंतराल के बाद आपके सामने फिर हाजिर हूं दोस्तों। इस बीच में बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर महीने में, हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले बहुत कम समय में, कुछ ही दिन के अंदर 8 करोड़ जो मतदाता हैं बिहार के, अब उनकी जो वोटर लिस्ट है उसका पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण होने जा रहा है। उसको अंग्रेजी में कहा गया है स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन। और ये जो कार्यक्रम है वो समझिए कि 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव से ऐन पहले ये क्यों हो रहा है। ठीक है, आपका करने का अगर इस तरह के रिवीजन का एक प्रकल्प था, आपके पास एक प्रोजेक्ट था, तो आप इसको एक साल पहले कर सकते थे। लेकिन आपने तो अभी हाल ही में दिसंबर या जनवरी के बीच में आपने पूरी की पूरी जो मतदाता सूची बिहार की है उसको पुनरीक्षित किया, उसमें संशोधन किया, कंप्लीट किया सारा का सारा काम। इसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी मतदाता सूची को ठीक ठाक किया गया होगा, कोई गड़बड़ी होगी तो उसको रिमूव किया गया होगा, जो नए मतदाताओं को जोड़ा जाना होगा तो उसको जोड़ा गया होगा। तो अचानक 2024 और 25 के बीच में ये क्या हो गया कि 8 करोड़ मतदाताओं की पूरी सूची की न केवल समीक्षा होगी, बल्कि सारे मतदाताओं को, उनकी संख्या जो भी हो, 8 करोड़ से थोड़ी ज्यादा हो या कम हो, इन सबको बताना पड़ेगा कि वो मतदाता क्यों है। मतदाता क्यों है का मतलब कि मतदाताओं को स्वयं अब साबित करना पड़ेगा कि वो बिहार के मतदाता हैं। इसके पहले सरकारें मतदाताओं को बताती थी कि आप मतदाता हैं क्योंकि आप जो है भारत के जो जो आपकी उम्र इतनी साल हो गई है, पहले कुछ साल थी, अभी इस समय मानते हैं लोग कि भाई कम उम्र में ही मतदाता हो जाते हैं। तो जो भी जिनकी भी उम्र जो निर्धारित होती है उसके हिसाब से मतदाता सूची में नाम दर्ज कर लिया जाता है। लोग जाते हैं, जहां गड़बड़ी पाई जाती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इस बार मतदाताओं से कहा जा रहा है कि उनको अपने मतदाता होने का सारा प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा। जब थोड़ा दबाव पड़ा है तो फिर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ठीक है, 2003 वाले जो हैं उनको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, उनको सिर्फ अपनी मतदाता सूची में जो उनका नाम पहले था 2003 से पहले, उसको केवल पेश करना पड़ेगा, यानी अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उनको भी कि 2003 तक वो थे। लेकिन 2003 के बाद जो मतदाता हुए हैं उनको तो क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। उनके मतदाता होने के सारे प्रमाण पत्र देने होंगे, और वैसे प्रमाण पत्र जो आमतौर पे बिहार या किसी भी प्रदेश में कोई गरीब आदमी, साधारण आदमी नहीं रखता है। आधार कार्ड नहीं चलेगा, मतदाता वोटर कार्ड उनके लिए नहीं चलेगा, इसके अलावा राशन कार्ड का भी जो कार्ड है वो भी नहीं चलेगा। आधार कार्ड के बारे में कहा जाता था कि आपकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है, लेकिन वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा भाई? चलेगा कि आपके पास पासपोर्ट हो। पासपोर्ट बिहार में 2-2.5% से भी कम लोगों के पास बिहार में है जहां चुनाव होना है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, हाई स्कूल की या जिसकी भी हाई स्कूल का माना जाता है बर्थ सर्टिफिकेट में। इसके बारे में भी लोगों का कहना है कि ये भी बिहार में दहाई में नहीं है, इकाई में है, यानी कुछ परसेंट है, 10% से बहुत नीचे है, 3 या 4% बताया गया है। सॉरी सॉरी, ये 15% है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट जो अस्पतालों का है, हाई स्कूल की बात छोड़ दीजिए, जो अस्पताल में जो पैदा हुए, जो बर्थ सर्टिफिकेट पाए या कहीं और किसी जगह उनको सर्टिफिकेट मिला, ऐसे लोगों की संख्या 3% है। जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, उसकी संख्या 15-16% बताई जाती है। अब मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जाति प्रमाण पत्र क्यों आप मांग रहे हैं। आधार कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन जाति का प्रमाण पत्र आप बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मान रहे हैं। कमाल की बात है। जबकि नौकरियों में न जाने कितने ऐसे मामले पाए गए हैं कि जब अगड़े वर्ग के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों की सर्टिफिकेट बना ली है कि वो ओबीसी हैं। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं इस तरह के घोटालों में। आधार में तो कम से कम इस तरह का घोटाला नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो मंजूर है।
तो ये बड़ा ही विचित्र एक आदेश है, जिस आदेश को लेकर इस देश में एक पार्टी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियां इसके विरुद्ध हैं और वो चकित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इस देश में जितने लोग इलेक्शन की प्रक्रिया से प्रामाणिक तौर पे एक जमाने में जुड़े रहे और जो सेवानिवृत्त हैं, मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जो सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो लोग भी अचरज में हैं कि ये आदेश इतनी जल्दबाजी में क्यों आया गया और वो भी 25 जुलाई तक ये पूरा किया जाना है, सारा का सारा। 25 जुलाई तक अगर लोग फॉर्म भर कर नहीं देंगे तो उनके नाम पर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। आशंका जाहिर की जा रही है कि 2.5 से 3 करोड़ मतदाताओं को हो सकता है कि बिहार के मतदाता सूची से बाहर हो जाना पड़े, ये एक आशंका व्यक्त की जा रही है। तो हम इसी विषय पर हमने सोचा कि बिहार के किसी सीजन्ड, किसी बेहद अनुभवी पत्रकार से, जो न केवल पटना मुख्यालय में रहकर बल्कि गांव में, तहसील में, अलग-अलग इलाकों में घूम करके लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हमने हेमंत कुमार जी से निवेदन किया आज अपने कार्यक्रम से जुड़ने की और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया है। हेमंत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेमंत जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि क्यों बिहार में और बिहार के बाहर भी निर्वाचन आयोग की इस ये जो उसका अभियान है पुनरीक्षण करने का, विशेष पुनरीक्षण जो है मतदाता सूची का, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? जी धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से ये फैसला लिया और अचानक लिया, उसने लोगों को हैरान परेशान कर दिया। और अब जो वो प्रैक्टिस में जो चीजें सामने आ रही है, वो सबसे चौंकाने वाली बात है। एक तो ये है कि ये फैसला 24 तारीख को नोटिफाई हुआ और उसके बाद 25 से इस पर काम शुरू हो गया। अभी तक आज 4 तारीख है जुलाई महीने की, अभी तक जो सामान्य आदमी है, जो अखबार नहीं पढ़ता है या सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, समाचार जगत से उसका बहुत वास्ता नहीं है, ऐसे सामान्य लोगों को ये पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे कि हम अपना अनुभव बताएं कि हमारे एक ड्राइवर हैं, वो हमारे घर से आए हैं पटना, तो उनसे मैंने पूछा कि ये गांव में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये वोटर के लिए पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत गांव में बहुत हंगामा हो रहा है। हम बोले आप वोटर हैं? तो उन्होंने कहा कि हम वोटर हैं। उनके घर में वो हैं, पत्नी है, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी एक बेटी है, सब वोटर हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो आप जो कुछ करने जा रहे हैं, जिनके लिए करने जा रहे हैं, उनको तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या होने जा रहा है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है? चुनाव आयोग तो इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि वोट गिरवाने के लिए, वोटर बनाने के लिए, वोट बढ़वाने के लिए, इसके लिए प्रचार करता रहा है। वो ये प्रचार करता रहा है कि आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो मतदाता बन जाइए। अगर आप मतदाता बन गए हैं तो फलाने दिन आपके इलाके में वोट गिरेगा, आप वोट डालने बूथों तक जरूर आइए। आप फैसिलिटेट करने के लिए पिंक बूथ बनवाते हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ है, आप जो दिव्यांग हैं उनके लिए सुविधाएं देते हैं, और मतदाताओं को अगर बहुत धूप है तो उनके लिए छतरी लगवाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इतना फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन पूरे बिहार के लगभग 8 करोड़ लोग जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं की सूची को निरस्त करके, क्योंकि ये पूरा निरस्त कर दिया गया ही है, जब आप कह रहे हैं कि सबको प्रमाण पत्र देना है कि आप वोटर क्यों बन सकते हैं, तो जब सबको प्रमाण पत्र देना है, जिनके लिए आप कर रहे हैं उनको आप जानकारी तो पहले उपलब्ध कराएंगे कि भाई ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये अचानक निर्णय लिया, और अचानक निर्णय लिया तो इससे सिर्फ आम आदमी ही नहीं भौचक है, बल्कि वो दल भी भौचक है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जिनके जरिए लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं, सरकार बनाते गिराते और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
वो तो सब दलों के जरिए ही होता है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जिसमें अलग अलग पार्टियों की भागीदारी होती है। तो उन पार्टियों को भी ये पता नहीं चला कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये तो अब पब्लिक डोमेन में है। जो लोग इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गए थे, उन्होंने तो ये कहा कि भाई आपने कंसल्टेशन इस मुद्दे पर किया ही नहीं। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की आम तौर पे कोई बड़ा फैसला अगर इलेक्शन कमीशन को करना होता है, तो हम लोगों ने भी अपने रिपोर्टिंग कार्यकाल में कवर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग किया करता था, और ऑल पार्टी मीटिंग में बताता था कि हम ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो केवल पुनरीक्षण नाम इसका है, स्पेशल पुनरीक्षण, लेकिन ये पुनरीक्षण नहीं है। ये पूरी मतदाता सूची को खत्म करके, रद्द करके एक नई मतदाता सूची पूरी 8 करोड़ की आप बना रहे हैं। इसका मतलब तो ये है। तो आप जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको जोड़ा कि ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी गई, और 24 को शुरू किया, और आपने 25 से शुरू करवा दिया, 24 को नोटिफाई किया जी। तो उसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि वो तो ऑल पार्टी मीटिंग तो इस मसले पर उन्होंने की ही नहीं, बल्कि पार्टियों की इस बात की जानकारी भी उनके प्रेस नोट से मिला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, और उसमें भी बहुत अधिक खुलासा नहीं हो पाया था। जो पहला प्रेस नोट था उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब नोटिफाई हुआ तब उसके अलग अलग जो कंडीशंस जो है, उसमें जो बिंदु है, उसके बाद लोग लगा रहे ये क्या होने जा रहा है, तब लोग चौंके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सचमुच अगर ये जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो जो जिस दिन चुनाव आयोग से मिलने के लिए लोग गए थे, ये डेलीगेशन लेकर के सभी पार्टियों के लोग, विपक्ष के लोग, तो उस दिन जिस तरह से उनके वहां प्रवेश को लेकर के, उनकी एंट्री को लेकर के जिस तरह से तमाशा हुआ कि नहीं प्रत्येक पार्टी से 2-2 लोग ही आएंगे, तब हुआ कि ये हम 22 से अधिक लोग नहीं आएंगे, और उसके बावजूद आप लोग बहुत लोगों को आपने छाट दिया कि नहीं ये इतना ही लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा था कि आपका रवैया ये है कि लोगों से डिस्कशन करना, लोगों के ग्रीवांसेस जानना, ये आप चाहते ही नहीं थे, बल्कि आप प्रिजुडिस एक अप्रोच के साथ काम कर रहे थे, जैसा दिखाई दे रहा था। क्योंकि इन दलों ने बाद में आकर के आरोप भी लगाया कि जो उनका रवैया था वो ये था कि हम बात आपकी सुनने के बदले वो अपनी बात जो कर चुके हैं, जो फैसला कर चुके हैं, उसको उसी पर अडिग रहना है। तो एक तो ये है, हम राजनीतिक नेताओं की जो शिकायतें हैं वो तो हम लोगों ने सुन ली है। मैं ये समझना चाहता हूं कि बिहार में जो मतदाता हैं, जो आम लोग हैं, उनमें क्या अभी ऑब्जर्वेशन उनका क्या है, उनकी क्या भावना है, उनके क्या नाराजगी है, या उनको खुशी है, उनको क्या लग रहा है, क्या उनका रिएक्शन क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था कि अभी ये जो फैसला है उसको मैं कहूं कि पूरे बिहार में इसको लेकर के सन्नाटा भी है, और अब उस सन्नाटे से बाहर निकल के अब हंगामा होना शुरू हो गया है। हंगामा इस मसले पर कि अब अफरा तफरी है। पहले तो लग रहा था जैसे कुछ ऐसा फैसला हुआ है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, लोग भौचक हैं, लोग ये आश्चर्यचकित हैं, और वो सन्नाटे में हैं। अब वो सन्नाटा धीरे धीरे टूट रहा है। टूट इसलिए रहा है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, बीएलओ लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लेकिन जब लोगों के घरों तक दस्तक दी जा रही है तब लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब देखिए कि जो एक खबर है, मैं देख रहा था कि जो मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो गांव है कल्याण बिघा, नालंदा जिले में, वहां के से एक अखबार में रिपोर्ट छपी है कि वहां अधिकतर लोग कह रहे हैं कि आधार के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। जो जनरल पब्लिक जो है वो ये बात कह रही है कि आधार ही तो हमारे पास है, जिसको लेकर के हम सारा काम अपना करते रहे हैं। आप याद कीजिए कि आधार क्या नारा क्या था, मेरा आधार मेरी पहचान, ये उसका स्लोगन है, मेरा आधार मेरी पहचान। और ये हजारों करोड़ की परियोजना थी, यह आधार बनाने की परियोजना, और इसमें बहुत ये इंटेंसिव काम हुआ था इसमें, इसको पूरा करने के लिए। लेकिन आधार को आपने अमान्य कर दिया हुआ है कि आधार इसमें नहीं लगेगा। तो माहौल ये है कि लोगों में अफरा तफरी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। शिकायतें किस किस तरह की आ रही है वो समझ लीजिए कि जो बीएलओ जा रहे हैं, उसमें गया जिले की एक शिकायत आई। वहाँ एक बड़े पत्रकार हैं, उनको आप जानते होंगे, अंग्रेजी अखबारों में उन्होंने अच्छा बड़ा लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने कल डीएम को एक लिखित शिकायत दी है, और उन्होंने अपने फेसबुक पर उसको डाला भी है
कि जो बीएलओ जा रहे हैं वो लोगों को किसी तरह की रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो फॉर्मेट है उसको भर करके देना है। और उसमें नियम ये है कि अगर आप का नाम किसी वजह से कटता है, नहीं रहता है, जो ड्राफ्ट जो आएगा वोटर लिस्ट का, तो आपको क्लेम करना है, आपको अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पावती होना चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए, ताकि आप कह सके कि हमने फॉर्मेट भर के दिया था, मेरा नाम क्यों नहीं आया वोटर जो ड्राफ्ट है उसमें, ताकि फाइनल में हमारा नाम आ जाए। तो उन्होंने ये शिकायत की है डीएम से कि एक मोहल्ले में जब ये लोग गए तो उन्होंने कहा कि एक ही फॉर्म हमारे पास है और एक ही देंगे और रिसीविंग नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि तब तक हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा कि हम आपको फॉर्म भरा है। तो बीएलओ साहब उस फॉर्म को ले आकर के फेंक देंगे कि जमा करेंगे, इस बात की तो आशंका रहेगी लोगों के मन में। तो एक ये बड़ी शिकायत आई। दूसरी जो शिकायत आ रही है कि बीएलओ जा रहे हैं उन लोगों के घर पर, फॉर्म दे रहे हैं और एक फॉर्म दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उसमें पावती का ये फॉर्मेट नहीं है। अमूमन होता है कि किसी फॉर्मेट में नीचे में पावती का ये नीचे का हिस्सा रहता है जिसको फाड़ करके वो लोग दे देते हैं कि ये अपने पास रख लीजिए, ये आपका पावती हो गया। लेकिन उसमें हो रहा है जी, तो उसमें ये अब कहा जा रहा है कि एक फॉर्म दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक ही फॉर्म देंगे, हमको इतना ही फॉर्म मिला है। तो लोग लोग कह रहे हैं कि भाई एक लेकर के हम क्या करेंगे, पावती किस में देंगे आप। और उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरे दिन इसको भर करके दे दीजिए। तो लोग कह रहे हैं कि अभी तो आप दे गए हैं, अब हम दूसरे दिन भर करके कैसे दे देंगे, क्योंकि दूसरे दिन भर कर देने के लिए तो हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो हम इकट्ठा करेंगे, उसकी तलाश करेंगे, क्योंकि जेब में लेकर तो कोई घूमता नहीं है। जेब में लेकर एक चीज लोग जरूर घूमते हैं, वो आधार कार्ड सबके पर्स में अमूमन रहता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या सामान्य लोग जो पर्स रखते हैं उनके पर्स में, अन्यथा बाकी लोग अपने घरों में कहीं रखे रहते हैं वो। तो एक तो इस तरह की शिकायत आ रही है। तो कि बीएलओ जो कह रहे हैं, दूसरी शिकायत बीएलओ के स्तर से भी आ रही है कि उनसे जब पूछा जा रहा है, मैंने कई वीडियो देखा उसमें वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है कि ये काम हो जाएगा 25 तारीख तक, तो वो बहुत सकुचाते हुए, क्योंकि प्रशासन की नजर उन पर है, वो कह रहे हैं कि हम तो ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो टाइम इवेंट टाइम है उस टाइम में ये हो जाएगा, क्योंकि लोगों को दे रहे हैं, वो भी शिकायत कर रहे हैं कि लोगों को दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, हम तो तलाश करेंगे अपना सब कुछ, उसके बाद आपको देंगे। तो ये जो प्रैक्टिस में जो दिक्कतें आ रही है वो कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि लोगों में इस फैसले को लेकर के लोग आश्चर्यचकित हैं और चिंतित हैं। मैं अपने जहाँ से मैं किराने का सामान लेता हूँ वहाँ 2 दिन पहले मैं कल सुबह की बात मैं कर रहा हूँ, कल सुबह मैं गया था वहाँ पर सामान लेने के लिए। तो वो दोनों पति पत्नी वो दुकान चलाते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ रहते हैं, वो चिंतित थे दोनों। और वो एक आदमी से कह रहे थे कि ये हमारा कैसे बनेगा। तो हमने पूछा क्या दिक्कत है आपको, तो उन्होंने कहा कि हम वोटर हैं लेकिन अब जो मांगा जा रहा है उसमें तो हमारे पास वो सब है नहीं। तो एक व्यक्ति उनको समझा रहा था, वो उनके बात जो समझाने वाले शख्स थे उनसे मुझे लगा कि शायद वो सरकार समर्थक हैं, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे उनको। तो मैंने मजाक में कह दिया, अरे चलो कोई बात नहीं है, वोटर नहीं भी रहेंगे बाकी तो आपका काम चलेगा ही से। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया बताइए कि हम इतना दिन से वोट डालते हैं लेकिन ये नहीं। और वो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो जो परिवार है वो मोदी जी का भक्त परिवार है और उनको ही वोट करता है। लेकिन मोदी जी के भक्त परिवार के लोग भी इस बात से लेकर के चिंतित और ये आशंकित हैं कि अब मेरा नाम तो गया वोटर लिस्ट से, क्योंकि अब ये सब हम नहीं दे पाएंगे। तो ये जो जनता में आम जो चिंता है जनता के बीच में, वो चिंता साफ साफ दिखाती है कि आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय की एक तो उनको जानकारी नहीं है, दूसरे जो यह निर्णय जितना दुरूह है उसको पूरा करना उनके बस की बात नहीं लग रही है। और दूसरी बात कि इन चीजों से जो अवगत जो तबका जिसको आप कहते रहे हैं, जो अवगत है, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी तक की लोगों की शिकायत रही कि हम लोगों को पूरा पढ़ना पड़ा कई बार, तब जाकर के उसमें पता चला कि ये सब सारी दिक्कतें। नहीं, लेकिन हेमंत जी मैं देख रहा था कि अखबारों में बिहार के और बिहार के उन लोगों में जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, उनकी पोस्ट भी मैं देख रहा था, वहां के अखबारों में भी देख रहा था। कई जगह इसको लेकर कहा जा रहा है वोटबंदी है, मतलब ये वोटबंदी अभियान है। तो ये वोटबंदी क्या, ये शब्द क्या कैसे पॉपुलर अचानक हो गया है बिहार में, ये क्या इसका मतलब है, वोटबंदी से क्या मतलब है?
देखिए ये इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है बिल्कुल इससे, क्योंकि दो चीजों को इससे कोरिलेट किया गया है। एक तो नोटबंदी और उसके बाद ये वोटबंदी। तो इससे इससे साफ ये नोटबंदी के समय जो लोगों ने जो तबाही झेली वो तबाही सबके सामने है। उसमें लेकिन एक अलग चीज था कि जो अपने भारतीय समाज की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें है कि अगर किसी बड़े आदमी का पैसा अगर इनकम टैक्स वाला अगर उठाकर ले जाता है तो बाकी के लोगों को लगता है चलो इनका तो गया। तो उसमें भी लोगों को लग रहा था कि चलो हमारे पास तो कम ही है, हमारे पास नहीं भी है, इनका पड़ोसी का जो है अपना वो समझे कि इनके पास लाखों करोड़ों है तो उनका जा रहा है। लेकिन इस बार जो वोटबंदी है वो कहीं किसी जात और धर्म से ऊपर उठ करके सबके लिए वो संकट बन करके आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैंने आपको जो उदाहरण बताया उसमें बिल्कुल सामान्य लोगों का उदाहरण बताया कि ये लोग जो है वो बता रहे हैं कि अब ये मेरा वोट कैसे बनेगा, मैं वोटर कैसे बनूंगा। अभी अदालतगंज जो पटना का हिस्सा है, बिल्कुल ये हार्ट ऑफ द टाउन का वो हिस्सा है जहां आप भी कभी उधर से गुजरे होंगे। वो तो उस जहाँ बीजेपी का ऑफिस है, सीपीआई का ऑफिस है, उसके जस्ट पीछे को मोहल्ला पूरा अदालतगंज ही कहलाता है। उस इलाके में झोपड़पट्टी है लेकिन सब लोगों के पास अपना वोटर कार्ड है। वहां का मैं वीडियो देख रहा था, वो सब लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास आधार के अलावा कुछ नहीं है, हम अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब जन्म प्रमाण पत्र तो वही देगा ना कि जिसके जो संस्थागत जिसका ये प्रसव हुआ और जो अस्पताल में पैदा हुआ या लेकिन मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर क्या एक सर्वसम्मति है या यूनानिमस व्यू है कि ये जो अधिसूचना जारी की गई है और जिसके तहत जो बीएलओ जाकर घूमकर लोगों को फॉर्म दे रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया में वोटरों के साथ न्याय नहीं होगा, बहुत सारे जेन्युइन वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं रह पाएंगे, तो एक तरह से वोटबंदी हो जाएगी, ये वोटों की बंदी हो जाएगी। क्या ये एहसास अगर यूनानिमस है तो क्या बिहार की तरफ से ये आवाज उठ रही है और इलेक्शन कमीशन तक जा रही है यूनानिमस ये व्यू, या यूनानिमस व्यू नहीं है? आपको क्या लगता है? इसमें मैं समझता हूं कि जो खासकर जो विपक्षी दल हैं उनमें एक इसमें इसको लेकर सहमति है कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला है, ये फैसला जो है वोटरों के खिलाफ है, ये वोटरों के खिलाफ जा रहा है क्योंकि उनका वोटिंग राइट उनका खत्म होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें तो कहीं कोई ये मत भिन्नता कहीं नजर नहीं आती है मुझे। और ये आपने देखा होगा जब विपक्षी दलों के लोग मिलने के लिए गए थे चुनाव आयोग से, तो और बाकी जिन लोगों ने वहाँ मीडिया को संबोधित किया उनकी बात से भी वो एकजुटता दिखाई देती है, इस पर लेकर सहमति दिखती है। और इसीलिए पूरे बिहार में, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्स के जरिए जो पूरे बिहार में संदेश गया है वो ये गया है कि सचमुच ये वोटबंदी ही एक तरह से है, क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ों को ये लोगों से जो चीज़ मांग रहे हैं वो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। और इतना शॉर्ट नोटिस पर जो कुछ शुरू हुआ है ये मुझे लगता है कि लोगों के बीच में बात चली गई है। लेकिन और बीजेपी का क्या व्यू है आपके हिसाब से? आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? इसमें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जी, इसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार में भले ये लोग हैं, इस वजह से वो खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो उनका जो अपर लीडरशिप है वो इसको डिफेंड कर रहा है। ये सही बात है कि आपसी बातचीत में, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में बीजेपी जेडीयू के नेताओं तक की ओर से ये कहा जा रहा है कि इससे वोटरों में काफी नाराजगी सरकार को लेकर के बढ़ रही है और इससे नुकसान सरकार को नुकसान होगा। और जेडीयू के लोग भी इस नुकसान को अलग ढंग से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे वोट बैंक को भी भारी क्षति इससे होने जा रही है। तो ये एक मैसेज साफ साफ है कि वहाँ नुकसान को लेकर के चिंता उन सत्ताधारी दलों में भी है जो इसको डिफेंड करते हैं ये सार्वजनिक रूप से, लेकिन अंदर खाने वो इसके खिलाफ हैं कि ये गलत हो रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है जी बिल्कुल। आखिरी दो सवाल और कि अगर 25 जुलाई तक बिहार के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अगर इनरोल नहीं होता, वो दर्ज नहीं हो पाता,
तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार करेगी या निर्वाचन आयोग की जो मशीनरी है वो क्या करेगी? क्या इस ये ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाए, तो जनतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बहुत डैमेजिंग होगा। तो आपको क्या लगता है कि कैसे होगा ये? क्या 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे लोग, सारे लोग इन्वॉल्व जो हो जाएंगे सब, और सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या इसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है? क्या लगता है आपको, बिहार में क्या अटकलें हैं? देखिए, ये कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनको उसमें कुछ लोगों ने बताया, अपने जो जहाँ तैनात हैं वहाँ के डीएम की बात उन्होंने मुझे बताई कि बहुत सारे डीएम ने ये आपस में अपने सर्किल में बातचीत में कहा कि ये चुनाव आयोग ने हम लोगों को ये बुरी तरह फंसा दिया है और ये होने वाला समय पर है नहीं इस टाइम फ्रेम में, और इससे जनता में जो असंतोष पैदा हो रहा है उससे प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैन बिहार ये पूरा काम चल रहा है। तो जो अनरेस्ट पैदा होगा वो कोई एक जगह सीमित नहीं रहेगा, वो अनरेस्ट जो है गांव-गांव से लेकर के शहर में सब जगह अनरेस्ट पैदा होगा। तो ये संकट प्रशासन के लिए है, इसलिए प्रशासन को ये लग रहा है कि इससे दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये समय पर पूरा होगा, जो बातचीत जो सामने आ रही है, लोगों का जो अनुभव सामने आ रहे हैं, उससे कहीं भी लग नहीं रहा है कि ये समय पर पूरा होने जा रहा है। लेकिन टाइम फॉर्मेट, ये जो टाइम जो दिया गया है, उस टाइम में अगर ये पूरा नहीं होता है तो मुझे जो आशंका है, और मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि ये एक्सटेंड करेंगे और वो कहेंगे कि अभी नहीं हुआ तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो टाइम आगे बढ़ाएंगे कि चुनाव में अभी टाइम है 2-3 महीने का, तो ये धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करेंगे। आप याद कीजिए 1995 का चुनाव बिहार का, जिसमें टीएन सेशन थे और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मतदाता का फोटो लगना चाहिए, और इस शर्त को लेकर के उन्होंने 3 महीने तक चुनाव को खींचा था। तो ये जो अभी जो लग रहा है उसमें एक्सटेंशन तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक्सटेंड करेंगे, और ये जो संशोधन इन्होंने किया है उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। लेकिन ये जो पूरा एक्सरसाइज है, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से पहले ये संभव हो पाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अब उस बात को, मेरी बात को बहुत सारे नेताओं ने भी इस बात पर अपनी बात रखी है, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को रखा है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा अगर ये समय पर पूरा नहीं होगा, कि ये, क्योंकि जब समय पर पूरा नहीं होगा तो चुनाव अगर चलेगा तो राष्ट्रपति शासन लगने की गुंजाइश आएगी, और इस तरह का इस देश में कई जगह पर हो चुका है। लेकिन मैं ये इस तरह की, लेकिन जो लिस्ट को लेकर जो ये समस्या आई है, या जिस तरह का एक नया मैकेनिज्म शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने कि मतदाताओं को साबित करना होगा कि वो मतदाता हैं, वरना आप आधार कार्ड के आधार पर, पुराने मतदाता कार्ड के आधार पर कर लेते, लेकिन आप तो कह रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, आप ये सर्टिफिकेट लाओ, वो आप पासपोर्ट लाओ, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं लोगों को, और उनको 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 लिए बाध्य कर रहे हैं। तो लेकिन आप जो बात अभी कह रहे हैं कि निराशा लोगों में है, नाराजगी लोगों में है, और बहुत बड़े पैमाने पर है, तो क्या आपको लगता है कि जिसको आप लोग वोटबंदी कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में वोटबंदी, तो क्या ये वोटबंदी से बिहार वाकई बचेगा और कुल मिलाकर सारे मतदाता इनरोल हो जाएंगे, जो जेन्युइन मतदाता हैं वो दर्ज हो जाएंगे? नहीं, देखिए इसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपने ये मोडस ऑपरेंडाई आपका जो है उसमें तो नहीं होगा, आपको संशोधन उन शर्तों में करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा ये। और उसके बावजूद 8 करोड़ मतदाताओं का करने के लिए पूरा एक्सरसाइज इन 3 महीनों में भी नहीं हो पाएगा, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं को फैसिलिटेट करने के लिए जाना जाता रहा है, अभी यह है कि जैसे कि मतदाताओं को भगाने की प्रक्रिया चल रही है। तो यह जो मताधिकार है अपने अपने देश में, आप अच्छी तरह वाकिफ है, आप तो इस पर मुझे लगता है कई कार्यक्रम भी आपने किया होगा कि अपना देश एक ऐसा देश है जिसने आज़ादी के साथ सबके लिए मताधिकार सुनिश्चित किया, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े सबके लिए किया। तो ये हमारी विरासत है, और उसमें जब ये लगता है कि लोगों को नहीं मिले, वोटिंग राइट लोगों के खत्म हो जाएंगे, तो ये चिंता वाली बात होती है और लोगों को डराने वाली बात एक तरह है। और एक बात और मैं कहूँगा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस देश में संविधान में प्रदत्त यह अधिकार वास्तविक रूप से हासिल करने के लिए बहुत लंबा समय लगा है। राइट हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ब्यौरे के साथ, बहुत सारे ठोस प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ आपने बात कही है।
और दूसरी बात कि आपने गांव वालों की, साधारण लोगों की जो पीड़ा है उन्हीं के शब्दों में आपने उद्धृत की है। हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को निश्चित रूप से ये जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपने दी है वो काम की होगी, और इलेक्शन कमीशन के लोग या इलेक्शन की प्रक्रिया से जुड़े लोग जो सुन रहे होंगे हमारा कार्यक्रम, संभवतः उनके लिए भी फायदेमंद होगी। वो अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए उनके लिए मौका मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद। शुक्रिया।